चलो अपन क्लास 7 का हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर क्या है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ओके, तो सबसे पहले इसका भाषा का इंट्रोडक्शन हमें गिवन है। क्या दे रखा है, हम समाज में रहते हैं, यानी कोई भी सोसाइटी किधर भी रहते हैं, बहुत सारे पर्सन्स के बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं। समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। जो भी हम बोलते हैं वो सब किसके थ्रू प्रकट करते हैं, भाषा के थ्रू प्रकट करते हैं। भाषा के आरंभिक दौर को देखें तो पता चलता है कि आदि मानव संकेतों और अलग अलग ध्वनियों में अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते थे। मतलब जो पहले के जो अपन बोलते हैं ना प्रिमिटिव जो लोग थे उन वो अपने भावों का कैसे आदान प्रदान करते थे, अलग अलग साउंड निकाल के, यानी कोई पर्टिकुलर उनका लैंग्वेज नहीं होता था। लिखित रूप बहुत बाद में विकसित हुआ, यानी जो लिख के बताने का जो पैटर्न है वो बहुत ही टाइम के बाद में विकसित हुआ था। आधुनिक परिदृश्य में जो लोग बोल सुन नहीं सकते हाथों के संकेतों से वार्तालाप करते थे। मतलब जो अपन आजकल देखते हैं ना, जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो वो इशारों से करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। क्या कर रही हो, ठीक है। लिखित रूप में बहुत बाद में, अच्छा ये दिया है, छोटे बच्चे भूख लगने पर क्या करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। अथवा सभ्य सुशिक्षित लोग प्रशंसा में क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हाथ हिलाए जाने का संकेत करते हैं। विद्यालय में छुट्टी की सूचना पर क्या बजती है, घंटी बजाई जाती है ना, बेल रिंग होती है। ये सब क्या है, विभिन्न संकेतों से अपने मनोभावों यानी इमोशन को और अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को प्रकट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के थ्रू। लेकिन केवल संकेतों के माध्यम से सभी भावों को समझना और समझाना आसान नहीं। केवल हम कोई भी साइन या कोई भी चीज़ के थ्रू हर चीज़ को समझाना, यानी हर एक सेंटेंस को, हर एक भावना को समझाना ईजी नहीं है। इसीलिए क्या बनी है, भाषा को बनाया गया है, भाषा का विकास हुआ है। यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, पूरा गार्डन का इमेज दिया है, बहुत सारे पर्सन्स खड़े हैं यहाँ पे, है ना। चलो अब दिया है, भाषा के मूल में ध्वनि होती है, यानी भाषा का जो मेन उसका मूल है, रूट है, वो क्या है, उसका ध्वनि है। वेरी गुड। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप ही वर्ण बनता है। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण बनता है, जैसे कि क, ख और आदि, ये सब क्या है, वर्ण है। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है। क्या बनता है, निश्चित क्रम के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है, यानी बहुत सारे वर्ड्स को अगर अपन निश्चित क्रम में अरेंज करेंगे तो एक सार्थक शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि सड़क में आए वर्णों को एक व्यवस्था के अनुसार ना लिखे तो क्या क्या बन सकता है, कड़स, डसक भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी इसमें जो 3 वर्ण यूज़ हो रहे हैं, क, स और ड, तो इनको अगर अपन इसी क्रम में लिखेंगे, स, ड और क के क्रम में, तो ही हमारा एक सार्थक शब्द निकल के आएगा, ठीक है। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय एक निश्चित क्रम और व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब भी हम शब्दों को जोड़ते हैं तो एक निश्चित क्रम और उसका निश्चित अरेंजमेंट होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्दों के सार्थक मेल वाक्य बनता है, जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। यानी जो भी पर्सन है अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशन को, तो फिर इनको अपन देख लेते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे अपन को एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण। निश्चित क्रम और व्यवस्था में अगर इसको लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा, और शब्दों का सार्थक मेल क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर उसको हम क्या बना देंगे, हमारी भाषा बना देंगे, ठीक है। स्पष्ट है कि भाषा के मूल में ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियाँ ही भाषा रूप ग्रहण करती है। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में ABCD ये सब होते हैं। इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस तरह से भाषा एक व्यवस्था है जिसमें बंधकर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें किसी को हमारी बात बतानी है तो हम एक
फिक्स सेंटेंस के फॉर्म में वो चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी होगी। ऐसा नहीं हम कुछ भी बोल देंगे टूटा फूटा तो सामने वाला समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पशु पक्षियों की भाषा व्यवस्था को हम मनुष्य नहीं समझ सकते, यानी जो भी पशु पक्षी की जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग नहीं समझ सकते ना, कि वो चहचहा के क्या बोल रही है, कि जो डॉग है वो बाग करके क्या बोल रहा है, एलिफेंट ट्रम्पेट करके क्या बोल रहा है, ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, पर वो लोग आपस में समझ लेते हैं। लोग मतलब कि वो एनिमल्स जो भी हैं वो सब समझ लेते हैं, और हम लोगों का हम आपस में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बोलें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या हुई हमारी भाषा की, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। तो एक बार रिपीट कर दो। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। यानी जिस साधन, जिस भी मीडियम के थ्रू, साधन का मतलब मीडियम, कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो रूप। हाँ, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक जो है वो बोला जाता है और लिखित जो है वो लिखा जाता है। हाँ, लिख के बताया जाने वाला वो लिखित हो गया, और मुंह से जैसे कि अभी मैं तुम्हें बोल के बता रही हूँ तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। और जब मैं तुम्हें रिटर्न वर्क दूंगी तो वो लिखित भाषा हो जाएगा, ठीक है। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा माना जा सकता है, पर इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता, यानी कि सिम्बॉलिक जो भी हम बोलते हैं इशारों के थ्रू, उसको हम ग्रामेटिकल नहीं देखते, क्योंकि यह पूरे वाक्य के रूप में दूसरे के पास नहीं पहुंचती, बल्कि भावों के रूप में पहुंचती, मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है साइन लैंग्वेज में। अतः यहाँ मौखिक और लिखित भाषा को ही हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन फर्स्ट देखते हैं मौखिक भाषा। ये भाषा का मूल रूप है जो सहज रूप से प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने का ज़रूरत नहीं होता। भाषा का ये रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा होता है, यानी बचपन से ही कोई भी बच्चा जो भी उसके एनवायरनमेंट में जो चीज़ें सुनता है वैसा ही वो बोलना सीखता है। बच्चा ध्वनियों को साथ लेकर पैदा होता है और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से अपनी भाषा का क्या कर लेता है? विकास करता है, ठीक है। अब इसमें वक्ता यानी स्पीकर, और श्रोता यानी जो भी लिसनर है का आमने सामने होना किसी रूप में, अर्थात अगर वो टेलीफोन के फॉर्म में है या कोई स्क्रीन जैसे वीडियो कॉलिंग के फॉर्म में हो रहा है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के थ्रू भी हो सकता है, आवश्यक होता है। मतलब जब अपन कोई चीज़ मौखिक भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरत होती है, एक वक्ता होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए, यानी स्पीकर और लिसनर होना चाहिए। क्या चाहिए राधू? चलो, अब इसमें सेकंड पॉइंट हमें गिवन है, क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। यानी जो भी हमने मुंह से बोला, अगर उसको हम फिक्स वर्ण और उनके क्रम यानी कोई फिक्स चिन्ह के थ्रू प्रकट करेंगे तो किसका जन्म हुआ? भाषा का बननी। मतलब यह भाषा का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फॉर्म है जो कि सहज रूप से हमें प्राप्त नहीं होता, यानी वो हमको लिख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने बोला और तुम्हें समझ में आ गया, वो लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। इसे सीखना पड़ता है। जब मानव सभ्यता दूर दूर बसने लगी होगी तब अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों का अंकित करने का प्रयास किया गया होगा। बहुत दूर दूर पर्सन रहता है तो मुंह से बोल नहीं सकता था, पहले टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो लिखित फॉर्म में किस तरीके से किया जाता था, उस समय ये चीज़ डेवलप हुई होगी। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप का प्रकाश में आया होगा, जैसे कि पत्र लिखकर जानकारी अपनी पहुंचाना। भाषा के लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप भी काम आता है। जैसे कक्षा में पढ़ाते समय, जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल भी रही हूँ और अभी लिखने का भी देंगे। जैसे बोर्ड पे अगर टीचर कोई टीच कर रहा है स्कूल में तो वो लिखाएगा भी कुछ कुछ वर्ड्स, अभी मैं तुम्हें अगर रफ में दूंगी तो वो तुम्हें लिख के भी बताना होगा, इस तरीके से। या फिर दुकान में सामान खरीदते समय अपन दुकानदार को बोलते हैं ये चीज़ देना वो चीज़ देना, फिर वो बिलिंग करके भी देता है ना वो सामानों को लिख के, तो इस तरीके से दोनों फॉर्म में वो काम में आ जाती है, ठीक है, मौखिक और लिखित। अब लिखित भाषा का अपन देखें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या निकल के आया हमारे पास में? भाषा का वह रूप जिसे लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं।
राधू उधर का फैन क्यों चला है बेटा, ज़्यादा साउंड आ रहा है ना। गर्मी लग रही थी। चलो आगे देखते हैं अपन। लिखित भाषा का महत्व क्या है। इसे वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर तुम अभी लिखोगी कॉपी में तो वो काफ़ी टाइम तक सेव रहेगा, अगर तुम उसे संभाल के रखती हो तो। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती है। जैसे ये बुक है, अगर वो हम संभाल के रखेंगे तो आगे से आगे कोई भी क्लास का कोई भी बच्चा या कोई भी इसे पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बताती कि ये अगर किसी ने लिख के दिया है तो वो चीज़ ट्रू है। एक तरीके से कोई बोल के मुकर सकता है पर लिखी हुई चीज़ मुकर नहीं सकती है ना, उसमें प्रूफ हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान मतलब प्रेजेंट के टाइम में हिंदी भाषा का किस तरीके से क्या स्वरूप है। तो जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट व्याकरण उसमें यूज़ हो रही है जो भी हम नॉर्मली बोलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। स्टेट वाइज भी कई चीज़ें एकदम एक्यूरेट बोली जाए ज़रूरी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में ये बोली जाती थी। बिल्कुल खरी खरी बात कहने के कारण अथवा अक्खड़ भाषा होने के कारण संभवतः इसे क्या बोला जाएगा, खड़ी बोली कहा जाने लगा। स्थिति जो भी हो, परंतु आज भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें देशी विदेशी दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपन कई बार इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज़ कर लेते हैं, लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स को भी यूज़ कर लेते हैं, हिंदी के को भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से सब कुछ मिक्स जो चलता है वो खड़ी बोली हो गई। ठीक है, इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू यानी सबका मिक्सचर है। आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही क्या कहलाती है, को संपर्क भाषा। वेरी गुड। अब संपर्क भाषा जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें बता ही दिया, पर फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। संपर्क भाषा क्या है, जो भाषा वैचारिक और सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है, संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम करती है। कौन कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी मतलब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, भारत में अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग, जैसे कि हम बंगाल में रहते हैं तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती है ना, वेस्ट बंगाल में। जैसे आसाम में रहेंगे तो आसामी बोली जाएगी, पंजाब में रहेंगे तो पंजाबी, हैदराबाद में रहेगा तो हैदराबादी। हैदराबादी आई थिंक भाषा नहीं है, मतलब उसका लिखित फॉर्म आई है कि नहीं है देखना पड़ेगा। तमिल होगा ना, तमिल साइड में है ना। ठीक है, ये तो मोस्ट अगर हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो अपना पूरा इंडिया में ही बोली जाती है ना। ठीक है, भारत के अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग जिसे भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वे भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे कि उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मतलब एक साइड के स्टेट वाले दूसरे साइड के स्टेट वाले में जाएंगे तो किस भाषा में अपना बातचीत कर सकते हैं, संपर्क भाषा में। ठीक है, अब क्या है, राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तुम रीड करोगी कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम रीड करोगी, करो, मैं ही समझाऊं। ओके, सीधी बैठो परी, सीधे बैठो। राज्य भाषा अर्थात सरकारी काम काज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आदेश निर्देश है वो इसी में प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। क्या है, राजभाषा है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 तो बोलेंगे, पर अभी अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसे 1949 बोलेंगे। को हिंदी भाषा को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। मतलब कि राज्य भाषा के फॉर्म में हिंदी भाषा कब आई, संविधान में 14 सितंबर 1949। ठीक है, 50 में एक कम 49
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? सबकी हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है। द्वितीय मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज के फॉर्म में, फर्स्ट प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी की कुछ स्टेट्स हैं। ये प्रदेश कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आदि। और भी हो सकते हैं, ठीक है। अन्य राज्यों में अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो राज्य भाषा अपन ने देखा, अब अपन देख लेते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय यानी नेशनल लैंग्वेज, किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी कही जा सकती है, इसलिए इसके क्या क्या निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट क्या है? भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं और समझते हैं इसे। भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 60% लोग इस भाषा को समझते और बोलते और लिखते हैं। कितना प्रतिशत? 60 यानी 60%। सेकंड है, हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए, यानी जो भी संस्कृति सभ्यता है वो हिंदी से ही रिलेटेड है। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि आगे क्या है इसमें मानक भाषा है, संविधान में हिंदी का क्या फॉर्म है, फिर बोली उपभाषा का डिफ्रेंशिएट किया गया है, लिपि बताई गई है। इसको सेकंड पार्ट में अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी रिटर्न वर्क करते हैं।